आज की डेट में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है। वॉर्स हो रही हैं, रशिया यूक्रेन की वॉर अभी तक कंटिन्यू चल रही है। कई सारी छोटी इकोनॉमीज़ में डेट क्राइसिस आ गई है। कई कई सारी इकोनॉमीज़ कोलैप्स भी कर रही हैं और जितनी भी बड़ी बड़ी डेवलप्ड इकोनॉमीज़ हैं उन पे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन का प्रेशर आज की डेट में बन रहा है। तो अगर इन सारे फैक्टर्स को एक साथ देखें तो लगता है कि वर्ल्ड इकोनॉमीज़ बहुत ही नाजुक हालत से गुजर रही है। तो एग्जैक्टली कहाँ जा रही है वर्ल्ड इकोनॉमी, जानेंगे इस वीडियो में। तो कोई भी चीज़ पे डिस्कस करने से पहले मैं कॉन्टेक्स्ट के लिए कुछ फैक्ट्स और नंबर्स दिखा देता हूँ, ताकि जो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे वो आपको और ज़्यादा क्लियरली समझ में आए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये चार्ट दिखाता है कि कितना डेट टू जीडीपी रेशियोज है डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज का ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब ये मैंने असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया है। अब डेट टू जीडीपी रेशियो का ये मतलब होता है कि कंट्री की जीडीपी के मुकाबले उसका डेट कितना ज़्यादा है। तो जैसे वेनेजुएला की बात करके चलें तो इसका सबसे ज़्यादा हाईएस्ट डेट टू जीडीपी रेशियो है पूरे वर्ल्ड में, 350% है। मतलब वेनेजुएला कंट्री की जितनी भी जीडीपी है उसका 3.5 टाइम्स तो उसकी डेट है खाली। अब ये आप कई सारी कंट्रीज में देख सकते हो। फॉर एग्जांपल जापान का 266% है और कई सारी ग्रीस 193% और कई सारी कंट्रीज आप इसमें देख सकते हो जिनका डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जा चुका है। अब डेट टू जीडीपी रेशियो 100 से ऊपर जाने का मतलब एक वरीसम साइन होता है। अब आप यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स का देख सकते हो, 137% डेट टू जीडीपी है। और श्रीलंका की अगर बात करके चलें, जो इकोनॉमी अभी कोलैप्स हो गई है, तो उसका डेट टू जीडीपी भी 101% के अराउंड है। हालांकि अभी लेटेस्ट फिगर्स की बात करके चलें, ये तो दिसंबर 20 की फिगर है। लेटेस्ट फिगर की बात करके चलें तो उसका 118% के अराउंड डेट टू जीडीपी रेशो है। अब ऑलमोस्ट कई सारी बड़ी छोटी कंट्रीज का डेट टू जीडीपी रेशो 100 से ऊपर है, नहीं तो ऑलमोस्ट 100 के कगार पे है। आप देख सकते हो यूनाइटेड किंगडम का 94% के अराउंड है, ब्राज़ील का 88% के अराउंड है और भी कई सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं जिनका 90 के ऊपर डेट टू जीडीपी रेशो जा चुका है। और अगर इंडिया की बात करके चलें तो इंडिया का डेट टू जीडीपी रेशो अराउंड 73% का है। अभी करंट की अगर एकदम लेटेस्ट फिगर्स की बात करके चलें तो ये फिगर एनीवेयर अराउंड 74-75% है। अब इस चार्ट को आपको देख के लग रहा होगा कि कई सारी डेवलप कंट्रीज ऐसी हैं जिनका डेट टू जीडीपी रेशो कई सारी छोटी मोटी कंट्रीज से भी ज़्यादा है, बट वो छोटी कंट्रीज जल्दी कोलैप्स हो रही हैं मुकाबले की बड़ी कंट्रीज के। फॉर एग्जाम्पल यूएस के डेट टू जीडीपी रेशो की बात करके चलें तो वो 137% के अराउंड दिख रहा है और श्रीलंका की जिसकी इकोनॉमी अभी कोलैप्स हो गई उसका 118% ही था। तो ऐसा क्यों है कि कुछ कंट्रीज का डेट टू जीडीपी रेशो ज़्यादा होने के बावजूद वो कंट्रीज अभी तक इकोनॉमिक कोलैप्स पे नहीं गई हैं। तो इसको हम वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे। अब मैं कुछ और नंबर्स दिखा देता हूँ आप लोगों को। अब ये लेटेस्ट डेटा है इन्फ्लेशन का कंट्री वाइज। अब इसमें आप देख सकते हो कि हाईएस्ट इन्फ्लेशन जो है 260% चला गया सूडान में। और आप कई सारी कंट्रीज में देख सकते हो, मतलब अगर मैक्सिमम मैं इन्फ्लेशन की बात करके चलूँ तो 7 to 8% अगर इन्फ्लेशन किसी डेवलपिंग इकोनॉमी में है तो ये मैक्सिमम होना चाहिए। इससे ज़्यादा होना मतलब एक वरीसम साइन होता है। और वहीं अगर किसी डेवलप कंट्री की बात करके चलें तो 2 से 4% का इन्फ्लेशन एक नॉर्मल इन्फ्लेशन होता है, उससे ऊपर जाना एक इन्फ्लेशन वरीसम साइन होता है। और किसी कोई भी कंट्री का इन्फ्लेशन अगर 50% के ऊपर चला जाता है तो उसको हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं। तो इस चार्ट में आप देख सकते हो कि कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि ऑलरेडी हाइपर इन्फ्लेशन के मार्क को क्रॉस कर चुकी हैं और कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जो कि हाइपर इन्फ्लेशन के मार्क के अराउंड हैं। तो श्रीलंका में इस समय 30% का इन्फ्लेशन चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा है। अब आप इसमें देख सकते हो जितना भी हाईएस्ट इन्फ्लेशन के नंबर्स हैं वो मैक्सिमम डेवलपिंग कंट्रीज में ही हैं जो कि छोटी कंट्रीज हैं। अब इसमें मैं चार्ट में अगर नीचे लिखूं तो आप देख सकते हो कि यूक्रेन में 16.4% का इन्फ्लेशन है। रशिया और यूक्रेन जिनकी वॉर चल रही है, रशिया में भी 17.8% का इन्फ्लेशन चल रहा है इस समय। और अगर नीचे आते हैं तो इसमें कई सारी कंट्रीज़ में, ग्रीस में, चिले में, हर जगह इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम चल रही है। मतलब केवल एक इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट अगर मैं इंडिया की बात करके चलूँ तो इंडिया में इन्फ्लेशन फिर भी काफ़ी कंट्रोल में है, 7.79% का इन्फ्लेशन है। और 7.79% का इन्फ्लेशन कोई बहुत नया इन्फ्लेशन नहीं है। मतलब पिछले लास्ट 10 ईयर्स की बात करके चलें तो हम लोग ने 8 से 9% का भी इन्फ्लेशन देखा है पास्ट 10 ईयर्स में। बट कई कंट्रीज़ के लिए इन्फ्लेशन के नंबर इस लेवल तक पार हो गए कि उन्होंने लास्ट 30, 40, 50 ईयर्स, इवन अ सेंचुरी में भी वो वैसे नंबर्स इन्फ्लेशन के नहीं देखे जो कि आज की डेट में देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्लियरली दिखाता है कि वर्ल्ड में इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा रियल है। इनफैक्ट अगर यूएसए की बात करके चलें जिसका इन्फ्लेशन का टारगेट 2 से 4% का होता है, वहाँ पे 8.3% का इन्फ्लेशन है। मतलब तो इंडिया में मोर और लेस इन्फ्लेशन इंक्रीज तो हुआ है, प्रॉब्लम ज़रूर है, लेकिन अगर वर्ल्ड से कंपैरिजन करें तो इंडिया काफ़ी बेटर ऑफ है बाकी कंट्रीज़ के मुकाबले इन्फ्लेशन के मामले में। तो अब ये अचानक से वर्ल्ड वाइड ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम खड़ी कैसे हो गई? कल तक तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से ये प्रॉब्लम कैसे पैन आउट हो गई? तो उसके रीज़न आप ढूंढोगे तो कई जगह आपको रीज़न मिलेंगे कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है। कई जगह आपको कोविड-19 पैंडेमिक को ब्लेम किया जाएगा कि इसकी वजह से इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। हालांकि ये सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग है इन्फ्लेशन का बढ़ने के लिए, लेकिन जो वन ऑफ द मेन रीजन है जिसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है वो जानने के लिए आपको बैक टू मार्च 2020 जाना पड़ेगा, जब कोविड पैंडेमिक फर्स्ट टाइम हिट किया था वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड वाइड लॉकडाउन्स लगाए गए थे।
उस समय लॉकडाउन के साथ साथ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई थी, जो कि कई सारी डेवलप कंट्रीज और डेवलपिंग नेशंस ने करी थी, वो थी मनी प्रिंटिंग। अब मनी प्रिंटिंग को करने का सिंपल सा रीज़न ये था कि क्योंकि पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी लॉकडाउन में थी, तो मनी प्रिंटिंग से वो लोग इकोनॉमी एक्टिविटीज़ को बूस्ट देना चाहते थे कि जैसे ही लॉकडाउन खुले तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में बूस्ट आए, और लॉकडाउन की वजह से जितनी भी सप्लाई इफेक्ट हुई थी मनी स्टिमुलस के कारण, वो सप्लाई इंक्रीज हो जाए और बैक टू अपने नॉर्मल लेवल पे आ जाए। अब ये कोई छोटे मोटे लेवल पे मनी प्रिंटिंग नहीं हुई थी। अगर कॉन्टेक्स्ट के लिए मैं केवल यूएसए की बात करके चलूँ, किस लेवल की मनी प्रिंटिंग यूएसए में हुई थी, तो अब यूएस में कितनी मनी रिवॉल्व कर रही है पूरी इकोनॉमी में, उसका मेजर होता है M2 मनी सप्लाई। अब ये फेडरल रिजर्व की साइट है, इस पे आप देख सकते हो कि M2 मनी सप्लाई आज की डेट में 21.8 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड है। अब आप इधर देख सकते हो कि मार्च 2020 में ये 15.54 ट्रिलियन डॉलर्स के अराउंड था, और अचानक से 2020 मार्च 2020 के बाद इतनी ज़्यादा मनी, इस लेवल पे मनी प्रिंटिंग करी गई। आप यहाँ पे स्पाइक एकदम से देख सकते हो, बहुत ही ज़्यादा मनी प्रिंटिंग करी गई, और ऑलमोस्ट 7 to 9 ट्रिलियन डॉलर्स प्रिंट करे गए हैं यूएसए में खाली पैंडेमिक के दौरान। तो ये बहुत ही बड़ा मनी प्रिंटिंग का साइन है, और इससे पहले आज तक ये इस लेवल पे कभी भी मनी प्रिंटिंग नहीं हुई थी। 2008 के क्राइसिस जब 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तब भी इस लेवल की मनी प्रिंटिंग करी गई थी, बट जिस लेवल पे इस बार करी गई है, इस लेवल की मनी प्रिंटिंग कभी भी हिस्ट्री में नहीं करी गई है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में आपको एक और चार्ट दिखा देता हूँ। ये चार्ट बता रहा है कि फेडरल रिजर्व जो कि यूएसए की सेंट्रल बैंक है, उसके एसेट्स, टोटल एसेट अंडर मैनेजमेंट कितने हैं। तो उसमें आप क्लियरली देख सकते हो जब 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, तो उसके बाद फेडरल रिजर्व ने बहुत सारी मनी प्रिंटिंग करी थी। इसके बाद आप देख सकते हो अचानक से इसमें स्पाइक हुआ था मनी प्रिंटिंग में, तो और यही आप देख सकते हो स्टेडली ये बैलेंस शीट फेडरल रिजर्व की इंक्रीज करती जा रही है। बट 2020 मार्च के जब पैंडेमिक आया, तो उसके बाद से आप देख सकते हो किस लेवल पे शूट कर गई है फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट, और आज की डेट में इनकी बैलेंस शीट ऑलमोस्ट 9 ट्रिलियन डॉलर्स को टच कर रही है, जो कि पैंडेमिक से पहले पहले 4 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड थी। इसका मतलब फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट डबल से भी ज्यादा हो गई है लास्ट 2 ईयर्स में। तो ये एक बहुत ही ज़्यादा वरीसम साइन, और ये बताता है कि पैंडेमिक से निकलने के लिए किस लेवल की मनी प्रिंटिंग करी गई थी। अब इस लेवल की मनी प्रिंटिंग करना कोई गलत चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर उस समय इस तरह की मनी प्रिंटिंग नहीं करते तो कई सारी बड़ी और छोटी इकोनॉमीज़ को पैंडेमिक के टाइम पे ही कोलैप्स हो जाती। बट मनी प्रिंटिंग के कारण ये चीज़ मोर और लेस डिले कर दी गई। लेकिन मनी प्रिंटिंग करने के पीछे जो इंटेंशन था कई सारी कंट्रीज़ का, वो फेल हो गया, और जिसकी वजह से आज की डेट में हम लोग को इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब मनी प्रिंटिंग बेसिकली इसलिए करी गई थी क्योंकि लॉकडाउन की वजह से कई सारे सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हुए थे वर्ल्ड वाइड। अब क्योंकि सप्लाई कम हो गई थी और डिमांड कई प्रोडक्ट्स की ज़्यादा थी, इसलिए प्राइस शूट अप करते। अब क्योंकि सप्लाई काफ़ी ज़्यादा गिर गई थी लॉकडाउन के टाइम पे पूरे वर्ल्ड में, मतलब मनी प्रिंटिंग के पीछे मेन सिंपल रीज़न था कि प्रोडक्टिविटी उससे बढ़े, और इसका मतलब अगर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कभी होगी ही नहीं। बट लेकिन इसका ठीक उल्टा हुआ कि जितनी भी मनी प्रिंटिंग करी गई थी उससे प्रोडक्टिविटी तो बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं हुई, उससे केवल एसेट प्राइस इन्फ्लेशन हम लोग को देखने को मिला। इसलिए 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में हम लोग ने स्टॉक मार्केट, क्रिप्टो मार्केट और किसी भी तरह के एसेट क्लास की बात करके चले, एक बहुत ही ज़्यादा बूम देखने को मिला हम लोग को। इनफैक्ट अपने इंडिया में तो नहीं, लेकिन यूएस में अगर रियल एस्टेट की भी बात करके चले तो वो भी बहुत ही हाई लेवल पे चले गए थे 2021 के फाइनेंशियल ईयर में। और स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट की तो रिटर्न्स आपको पता ही कि 2020 और 2021 फाइनेंशियल ईयर में किस लेवल की रिटर्न देखे गए हैं स्टॉक मार्केट्स। बट मनी प्रिंटिंग से जो फंडामेंटल रीजन इंप्रूव होना चाहिए था वो नहीं हुआ था, इस वजह से हम लोग को आज की डेट में इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है। अब इन्फ्लेशन देखने का सबसे बड़ा यही कारण है कि मनी प्रिंटिंग इस लेवल तक हो गई थी, तो मनी लोगों के पास ज़्यादा आ गया है, और वो सारा स्टॉक मार्केट में लगा, तो उससे कोई प्रोडक्टिविटी या सप्लाई तो इंक्रीज नहीं हुई थी। अब मनी क्योंकि लोगों के पास ज़्यादा आ गया तो डिमांड इंक्रीज हो गई और सप्लाई ज़्यादा इंक्रीज नहीं हुई है, इसलिए इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे राइज होनी शुरू हो गई हर कंट्रीज में। इनफैक्ट मैंने 2021 में अपने पास के आर्टिकल्स और वीडियोज़ में बताया है कि किस तरीके से मनी प्रिंटिंग की वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम रियल होगी, और केवल मैंने ही नहीं, बहुत सारे वर्ल्ड के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट ने इस चीज़ को पहले ही से वार्न कर दिया था कि इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम होने वाली है। बट अब जो करेंटली रशिया यूक्रेन की वॉर चल रही है, इसकी वजह से और ज़्यादा सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हो गए हैं, जिस वजह से इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम और ज़्यादा बूस्ट हो गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये चेन इवेंट की तरह काम करता है कि एक प्रॉब्लम होती है, उससे दूसरी प्रॉब्लम होती है, उससे तीसरी प्रॉब्लम होती है। तो अब इस वॉर के कारण कई सारी छोटी इकोनॉमीज कोलैप्स हो रही हैं। अब उन इकोनॉमीज के कोलैप्स होने की वजह से कई सारे छोटे बड़े लेवल के सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस हम लोग को और देखने को मिल रहे हैं वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी में, जिसकी वजह से और इन्फ्लेशन इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे। तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग को क्या करना चाहिए? क्या ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम कभी सॉल्व होगी भी? तो मेरे हिसाब से जरूर ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होगी, लेकिन नियर फ्यूचर में मेरे को सॉल्व होते हुए नहीं दिख रही। तो मोर और लेस मेरे को लगता है 1 या 1.5 ईयर तक लग जाएगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व होने में, क्योंकि जिस लेवल की मनी प्रिंटिंग करी गई थी, अब क्योंकि इन्फ्लेशन प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, तो कई सारी कंट्रीज में अब इंटरेस्ट रेट हाइक करे जा रहे हैं ताकि मनी सप्लाई को कम किया जाए। और क्योंकि मनी सप्लाई को कम किया जा रहा है, इसीलिए वर्ल्ड वाइड हम लोग को स्टॉक मार्केट में क्रैशेस देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि जो लिक्विडिटी की वजह से स्टॉक मार्केट ने रिटर्न दी है पास्ट 2 ईयर्स में, वो लिक्विडिटी अब खींची जा रही है स्टॉक मार्केट से। तो यूएस में फेडरल रिजर्व की बात कर लें, चाहे अपने इंडिया में आरबीआई की बात करके चल रहे हैं,
हर सेंट्रल गवर्नमेंट इस समय इंटरेस्ट रेट इंक्रीज कर रही है ताकि मनी सप्लाई को कंट्रोल में किया जाए, ताकि ये इन्फ्लेशन प्रॉब्लम कंट्रोल में आए किसी तरह। क्योंकि अगर इसको समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये इन्फ्लेशन प्रॉब्लम हाइपर इन्फ्लेशन का रूप ले लेगी, तो फिर एक चेन इफेक्ट चालू हो जाएगा और उसकी वजह से कई सारी बड़ी और छोटी इकोनॉमीज पूरी तरह से कोलैप्स हो जाएंगी वर्ल्ड वाइड। तो कई सारे ऐसे इन्वेस्टर्स भी होंगे जिन्होंने लास्ट 2 ईयर्स में ही इक्विटी मार्केट में एक्सपोजर लेना शुरू किया, उनके पोर्टफोलियो अच्छे खासे रेड में होंगे आज की डेट में। और कई सारे लोग मेरे से पूछते रहते हैं कि अब क्या करें, क्या मार्केट कभी बढ़ेगी भी कि नहीं, कि ये गिरती रहेगी। तो कॉन्टेक्स्ट के लिए फन फैक्ट है, मैं बता दूं कि जब मार्केट बढ़ रही थी 2020 2021 में, तब कई लोगों को ये लगता था कि अब मार्केट कभी इसके बाद गिर ही नहीं सकती, ये हमेशा बढ़ती रहेगी। तब भी हम लोग चाहे जितना बता लें कि लोगों को कि नहीं मार्केट ओवर वैल्यूड है, ये कभी ना कभी तो करेक्ट होगा ही होगा, वो लोग बिलीव नहीं करते थे। तो अभी मैं इस समय जो भी बोल दूं कि मार्केट हमेशा नहीं गिरती रहेगी, इवेंचुअली ये रिकवर करेगी, अपने फंडामेंटल्स पे वापस आएगी, तब भी कई सारे लोग ऐसे होंगे जो इस बात को नहीं मानेंगे। तो वो आपके ऊपर है कि आपको मानना है कि नहीं मानना है। तो लेकिन मैं अगर अपना पर्सनल ओपिनियन बता के चलूँ तो ये प्रॉब्लम इवेंचुअली सॉल्व हो जाएगी, लेकिन इसको थोड़ा समय लगेगा। तो हो सकता है 1-1.5 साल के लिए या मे बी 2 साल के लिए आपको पेन देखने को मिले स्टॉक मार्केट में, लेकिन इवेंचुअली स्टॉक मार्केट रिकवर करनी चाहिए। तो जैसे ही इन्फ्लेशन प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो सारी सप्लाई चेन है वो अपने फंडामेंटल्स पे वापस आ जाएंगी और हम लोग को एक अच्छा ग्रोथ फेज देखने को मिल सकता है उसके बाद। और अगर मैं इंडिया की पर्टिकुलरली बात करके चलूँ तो इंडिया इस समय फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। इनफैक्ट जितनी भी टॉप इकोनॉमीज हैं वर्ल्ड वाइड, तो उसमें से मेरे को इंडिया ही खाली एक ऐसी कंट्री लगती है जिसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट फ्यूचर के बहुत हाई हैं। तो ये जो इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम है या ये फिर जो स्टॉक मार्केट का क्रैश हुआ है, इसमें इंडिया की कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब इंडिया फंडामेंटल लेवल में इंडिया में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है जिसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। अब ये केवल ग्लोबल इकोनॉमीज में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, जो सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन चल रहे हैं, जिसकी वजह से पूरे ग्लोबल इकोनॉमीज में इन्फ्लेशन चल रहा है और स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है, केवल उसी कारण इंडियन की स्टॉक मार्केट भी क्रैश हो रही है। केवल अगर फंडामेंटल्स को लेकर चले तो इंडिया के फंडामेंटल्स इस समय काफी अच्छे हैं और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स इंडिया में काफी अच्छे हैं। तो जैसे ही ये ग्लोबल सिचुएशन धीरे धीरे सॉल्व होनी शुरू हो जाएगी तो इंडिया इवेंचुअली अपनी ग्रोथ स्पीड पे वापस आ जाएगा और हम लोग को अच्छी रिटर्न्स देखने को मिल सकती हैं फ्यूचर में स्टॉक मार्केट में और कई सारे एसेट क्लासेस में भी। तो अगर आपने अपना पोर्टफोलियो, अगर आपका पोर्टफोलियो रेड में है तो और अगर आप सब्र कर सकते हो तो जरूर मैं यही कहूंगा कि आप अपने पोर्टफोलियो को होल्ड करो। और अगर आपके पास थोड़ा सरप्लस पैसा है तो आप इस समय जरूर स्टॉक मार्केट में उनको इन्वेस्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इस समय कई सारे अच्छे और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स गिरे हुए हैं, तो आप उनको परचेस कर सकते हो जिसमें आपको इवेंचुअली अच्छी रिटर्न देखने को मिलनी चाहिए इन द फ्यूचर। इस तरह की प्रॉब्लम्स को अगर आपको अवॉइड करना है तो उसका एक ही सिंपल रीजन है कि आपको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। तो आपको केवल इक्विटीज में अपना पूरा पोर्टफोलियो नहीं रखना चाहिए, आपको थोड़ा सा गोल्ड का भी एक्सपोजर मेरे हिसाब से लेना चाहिए। क्योंकि गोल्ड एक इकलौता ऐसा एसेट है कि जिस समय अगर पूरी वर्ल्ड इकोनॉमीज मान लीजिए क्रैश हो जाती हैं तो गोल्ड ही खाली एक ऐसा एसेट होगा जो कि आपके रेस्क्यू में आएगा। क्योंकि इसने पास में भी, इस एसेट ने अपनी वर्थ को प्रूव किया। जितनी भी पास में वॉर्स हुई हैं जिसकी वजह से पूरी पूरी इकोनॉमीज कोलैप्स हुई हैं और पावर शिफ्ट्स हुए हैं, उस समय गोल्ड ही एक खाली ऐसा एसेट रहा है जिसने वॉर्स के दौरान और इकोनॉमिक क्रैशेस के दौरान एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है इन द पास। और अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कर रहे हो मतलब और आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन एनीवेज 5 साल से ज्यादा है, तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर अपना इक्विटी में ही रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म में जरूर आपको पेन देखने को मिलेगा, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो तो फंडामेंटली कई सारी कंपनीज इंडिया में आपको स्ट्रॉन्ग मिल जाएंगी जो कि अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है। शॉर्ट टर्म का पेन उनमें जरूर है, लेकिन इवेंचुअली ये सारी कंपनीज रिकवर कर जाएंगी और आपको एक अच्छा रिटर्न देके निकलेंगी। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है तो मैं सजेस्ट तो यही करूंगा कि आपको मैक्सिमम पोर्शन अपना इक्विटी में एलोकेट करना चाहिए और केवल इस शॉर्ट टर्म क्रैश की वजह से आपको अपना पैसा इक्विटी से निकाल के इंस्ट्रूमेंट जैसे फिक्स डिपॉजिट या डेट में नहीं डाल देना चाहिए, केवल क्योंकि शॉर्ट टर्म पेन आपको देखने को मिले। अब एक और चीज इसमें डिस्कस करके चलते हैं कि ये सारे शॉर्ट टर्म पेन्स तो चलते रहेंगे, लेकिन इस समय वर्ल्ड में एक बहुत ही बड़ी क्राइसिस चल रही है जो कि हम लोग को धीरे धीरे फेजेस में देखने को मिल रही है और जिस फेज से, एक पर्टिकुलर फेज से हम लोग इस समय गुजर भी रहे हैं। अब वो क्राइसिस रे डैलियो ने अपनी इस बुक द चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर में इसकी बहुत अच्छे से चर्चा करी है। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया है कि किस तरीके से यूएस अपना सुपर पावर का जो स्टेटस है धीरे धीरे खो रहा है और वो शिफ्ट जो है चाइना की तरफ जा रहा है। वेल अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप ये बुक जरूर पढ़ सकते हो, बहुत ही अच्छी रिसर्च करी हुई बुक है, उसमें बहुत ही अच्छे अच्छे फैक्ट्स दिए हुए हैं। बट अगर मोटे मोटे तौर पे बात करके चले तो मैंने अभी पास में चार्ट में दिखाया था आपको कि यूएस का डेट टू जीडीपी रेशियो 137% को भी क्रॉस कर गया है और किस लेवल की वहां पे मनी प्रिंटिंग हुई है और फेडरल रिजर्व की बैलेंस शीट किस लेवल पे इंक्रीज करती जा रही है। अब ये बहुत ही ज्यादा वरीसम सिचुएशन है यूएस के लिए, क्योंकि अब इस प्रॉब्लम को कंट्रोल करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है यूएस के लिए। तो अगर मान के चलिए इस समय यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है, मनी सप्लाई को कम कर रहा है, इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम को कंट्रोल कर रहा है, तो एक और प्रॉब्लम यूएस के सामने आ जाती है कि यूएस के पास डेट इतनी ज्यादा है कि अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो उसके जो इंटरेस्ट पेमेंट्स होते हैं उसकी डेट पे वो बहुत ही ज्यादा शूटअप कर जाते हैं। तो उसको ये भी देखना है कि अगर इंटरेस्ट रेट वो बढ़ा रहा है तो उसके डेट पेमेंट्स के जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो ज्यादा शूटअप ना करें ताकि उस पर और ज्यादा बर्डन ना आए। और अगर वो इंटरेस्ट रेट कम ही रखेगा तो फिर एक इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम तो हम लोग देख ही रहे हैं आज की डेट में। तो बहुत ही ज्यादा टफ सिचुएशन में इस समय यूएस जैसी सुपर पावर पड़ चुकी है आज की डेट
मार्केट में। और डॉलर जो कि वर्ल्ड रिजर्व करेंसी है उसका स्टेटस भी अब धीरे धीरे डिटोरिएट होता जा रहा है। कई कंट्रीज तो इनफैक्ट अब उन्होंने अपनी खुद की लोकल करेंसीज में भी इंटरनेशनल ट्रेड करने शुरू कर दिए हैं, जो कि पहले केवल डॉलर में ही हुआ करते थे। इनफैक्ट रिसेंट की एक रिपोर्ट के हिसाब से सऊदी अरब ने चाइना को ऑयल सप्लाई करने की बात कही थी युआन में। तो मतलब सऊदी अरब जो कि ऐसी कंट्री थी जिसने आज तक केवल डॉलर में ही ऑयल का एक्सपोर्ट किया है, वो युआन में एक्सपोर्ट करने को तैयार है। तो आप ये देख सकते हो कि किस तरीके से धीरे धीरे पावर शिफ्ट होता जा रहा है। और इस पावर शिफ्ट को हम लोग बहुत ईजिली होता हुआ तो नहीं देख सकते, क्योंकि जो पावर सुपर पावर कंट्री है वो पूरी कोशिश करेगी सुपर पावर स्टेटस अपना मेंटेन करने की, और यूएस जो कि इस समय सुपर पावर है वो पूरी कोशिश करेगी अपना डोमिनेंस बनाने के लिए। और यूएस डॉलर जो कि वर्ल्ड की रिजर्व करेंसी है वो भी इतनी आसानी से डिक्लाइन नहीं कर सकती। तो ये जो पावर शिफ्ट है या ये जो ओवरऑल डिक्लाइन है ये हम लोग को धीरे धीरे फेजेस में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर एक अचानक से डिक्लाइन हम लोग को देखने को मिल जाता है तो पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये चीज़ हम लोग को धीरे धीरे फेजेस में देखने को मिलेंगी, क्योंकि जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो भी जितना हो सकेगा उतना इस क्राइसिस को डीले करने की कोशिश करेंगे, बट कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इस समय प्रॉब्लम जो है हाथ से बाहर निकलती जा रही है। तो ये कब होगा इवेंचुअली, ये जो मेन बिग प्रॉब्लम है ये आज से आने वाले 2-3-4 सालों में तो मेरे को नहीं लगता होने वाली है। इसको होने में एटलीस्ट 10-20-30 ईयर्स भी लग सकते हैं, और ये फेजेस में ही मेरे हिसाब से होगी। ग्रेजुअली ग्रेजुअली हम लोग ये शिफ्ट देखने को मिलेगा, और इस तरीके के छोटे छोटे इकोनॉमिक पेंस हम लोग को बीच में देखने को जरूर मिलेंगे आने वाले 10-20 या 30 सालों में, जब तक ये पावर स्ट्रगल चलेगा। बट फिलहाल केवल अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करके चलें तो जो आज की डेट में सेंसेक्स है 54,000 पे खड़ा है आज की डेट पे। ये इसका हाई जो है इसने 62,000 का बनाया था। तो आप ये मत समझो कि 54,000 का जीरो नहीं जा रहा है अपना सेंसेक्स, और हो सकता है शॉर्ट टर्म में हम लोग को थोड़ी और गिरावट देखने को मिल जाए, बट इवेंचुअली स्टॉक मार्केट गिरेगी। इंडिया में जो भी अच्छी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं उनके फंडामेंटल्स अभी भी इंटैक्ट हैं। शॉर्ट टर्म पेन उनमें जरूर है, तो अगर आप इन कंपनीज में इन्वेस्टर रहते हैं तो आपको इवेंचुअली एक अच्छी रिटर्न देखने को मिलेगी। इस तरीके के शॉर्ट टर्म पेन्स होते रहते हैं, ये बट नॉर्मल है, इकोनॉमिक साइकिल्स में हम लोग को देखने को जरूर मिलते हैं। इस समय इन्फ्लेशन प्रॉब्लम है, कल को हमको कोई ऐसी कोई और प्रॉब्लम देखने को मिल जाएंगी, बट अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म के लिए है तो आपको अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में बने रहना चाहिए, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। इस तरह की चीजें पास में भी हुई और फ्यूचर में भी हम लोग को देखने को मिलेंगी। द मेन थिंग इज कि क्या फंडामेंटल्स तो नहीं बिगड़ रहे हैं सारे शॉर्ट टर्म पेन की वजह से। तो इंडिया के अगर फंडामेंटल्स की बात करके चलें तो ये इस समय बहुत ही ज्यादा मेरे को तो स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। वर्ल्ड वाइड इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स में तो इंडिया मेरे को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कंटेंडर लग रहा है। तो आपको अगर वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो आप मेरे वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, और इसी तरह के और अपडेट्स देखने के लिए मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और उसमें एक बेल आइकन है उसको जरूर दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जरूर मिलता रहे। और लाइक जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मेहनत जा रही है मेरे को इन सारी वीडियोज़ को बनाने में। तब तक के लिए बाय बाय।